तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे। सबसे पहले आप जानेंगे कि लैथ मशीन क्या होती है, इसकी बनावट कैसी होती है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लैथ मशीन कितने प्रकार की होती है, इस पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि लैथ मशीन पर जॉब को पकड़ने के लिए कौन कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती हैं। तो आइए जानते हैं लैथ मशीन क्या होती है। लैथ मशीन एक बहुत ही उपयोगी एवं सबसे पुराना मशीन टूल है। सबसे पहली स्क्रू काटने वाली लैथ 1797 में एक अंग्रेज मिस्टर हेनरी मोडलसे ने विकसित की थी। लैथ मशीन को मशीन टूल की मां भी कहा जाता है। इसके द्वारा सिलेंड्रिकल वर्कपीस बनाए जाते हैं। इस मशीन का प्रमुख कार्य जॉब को घुमाना तथा घूमती हुई जॉब पर कटिंग टूल द्वारा कटाई करके विभिन्न आकार की सतहें बनाना तथा दूसरी क्रियाएं ऑपरेशंस करना है। आइए अब जानते हैं लैथ मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लैथ मशीन के मुख्य पार्ट्स हैं बेड, हेड स्टॉक, स्पिंडल, टेल स्टॉक, कैरेज, फीड मैकेनिज्म, लीड स्क्रू, फीड रॉड और थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म। कैरेज विभिन्न पार्टों से मिलकर बनी होती है, जैसे सैडल, एप्रॉन, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड स्लाइड और टूल पोस्ट। ये सभी कैरेज के पार्ट्स होते हैं और कैरेज लैथ मशीन का पार्ट्स होता है। आईटीआई एग्जाम्स और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लैथ मशीन से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन सभी पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये पार्ट्स कहाँ पर स्थित होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है और इनके कार्य क्या है। तो आइए अब हम आपको इन सभी पार्ट्सों के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। नंबर 1, बेड। बेड को लैथ मशीन की लेग्स के ऊपर फिट किया जाता है। बेड कास्ट आयरन का बना होता है। बेड को कास्ट आयरन का ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वियर रेजिस्टेंस अधिक होता है, जिससे इसकी भार सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। बेड के लेफ्ट में हेड स्टॉक फिट किया जाता है और राइट में टेल स्टॉक फिट रहता है। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में कैरेज फिट रहती है। बेड की ऊपरी सतह को मशीनिंग करके गाइडवेज बनाए जाते हैं। बेड के ऊपर फ्लैट या बी शेप के गाइडवेज बने होते हैं। टेल स्टॉक और कैरेज गाइडवेज में स्लाइड करते हैं। गाइडवेज के अनुसार बेड 4 तरह के होते हैं: फ्लैट बेड, बी बेड, कॉम्बिनेशन बेड और गैप बेड। नंबर 2, हेड स्टॉक। हेड स्टॉक बेड के लेफ्ट साइड में परमानेंटली फिट रहता है। हेड स्टॉक के अंदर एक हॉलो स्पिंडल लगा होता है। हेड स्टॉक के अंदर स्पिंडल को कई अलग अलग गतियों पर चलाने के लिए मैकेनिज्म लगा होता है। हेड स्टॉक के अंदर इन 3 में से कोई एक मैकेनिज्म लगा होता है। नंबर 1, स्टेप्ड कॉन पुली ड्राइव। नंबर 2, बैक गियर ड्राइव। नंबर 3, ऑल गियर ड्राइव। इन सभी मैकेनिज्म की डिटेल्स हम दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 3, स्पिंडल। हेड स्टॉक के अंदर 2 बड़ी बड़ी बियरिंग लगी होती हैं, जिसमें स्पिंडल घूमता है। स्पिंडल के अंदर एक आर पार होल होता है,
जिससे होकर लंबे रॉड पर भी ऑपरेशन किए जा सकते हैं। स्पिंडल के फ्रंट एंड पर थ्रेड कटी होती हैं, जिसमें चक, फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट या कैच प्लेट को टाइट किया जा सकता है। फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट या कैच प्लेट क्या होती हैं, वो इसी वीडियो में आगे जॉब होल्डिंग डिवाइसेस के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। स्पिंडल के फ्रंट एंड का होल अंदर से टेपर होता है, जिसमें लाइव सेंटर फिट किया जाता है। स्पिंडल के दूसरे साइड पर एक गियर फिट रहता है, जिसे स्पिंडल गियर कहते हैं। स्पिंडल गियर से टम्बलर गियर्स और एक गियर ट्रेन अटैच होती है। नंबर 4, टेलीस्टॉक। टेलीस्टॉक बेड के ऊपर बने गाइडवेज पर राइट साइड में फिट रहता है। टेलीस्टॉक के होल में भी एक स्पिंडल लगा होता है जो आगे या पीछे मूव करता है। टेलीस्टॉक के स्पिंडल में भी एक टेपर होल होता है, जिसमें डेड सेंटर फिट किया जाता है, या फिर ड्रिलिंग, रीमिंग या टेपिंग करते समय ड्रिल, रीमर या टेप का सिंक इसमें फिट किया जाता है। टेलीस्टॉक पर एक हैंड व्हील लगा होता है, जिसको क्लॉकवाइज घुमाने पर स्पिंडल आगे की ओर चलता है और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर स्पिंडल पीछे की ओर चलता है। डेड सेंटर को निकालने के लिए हैंड व्हील को फर्दर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। स्पिंडल की मूवमेंट को क्लैंप के द्वारा कहीं भी रोका जा सकता है। टेलीस्टॉक को बेड के ऊपर बने गाइडवेज पर किसी भी पोजीशन पर क्लैंपिंग बोल्ट्स के द्वारा लॉक किया जा सकता है। आइए जानते हैं टेलीस्टॉक के प्रयोग क्या क्या हैं। टेलीस्टॉक का प्रयोग लैथ मशीन पर लंबी जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। लैथ मशीन पर ड्रिलिंग, टैपिंग या रीमिंग करते समय ड्रिल, टैप और रीमर को फिट करने के लिए टेलीस्टॉक का प्रयोग किया जाता है। डेड सेंटर को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने के लिए भी टेलीस्टॉक का प्रयोग किया जाता है। लैथ मशीन पर कटिंग टूल को सेट करते समय कटिंग टूल की कटिंग एज हाइट को अलाइनमेंट करने के लिए भी टेलीस्टॉक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, कैरिज। कैरिज बेड के ऊपर बने गाइडवेज पर हेडस्टॉक और टेलीस्टॉक के बीच में स्थित होती है। ये हेडस्टॉक और टेलीस्टॉक के बीच आगे पीछे गति करती है। कटिंग टूल को कंट्रोल करने के लिए कैरिज पर कई पार्ट्स लगे होते हैं। सैडल। सैडल अंग्रेजी के अक्षर एच की शेप की कास्टिंग से बना होता है। यह बेड के ऊपर बने गाइडवेज पर फिट हुआ है और हेडस्टॉक और टेलीस्टॉक के बीच स्लाइड करता है। सैडल को या पूरी कैरिज को हैंड फीड या ऑटोमेटिक फीड के द्वारा चलाया जाता है। क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड सैडल के ऊपर बने डवटेल गाइडवेज पर फिट रहता है। ये डवटेल गाइडवेज वेड गाइडवेज से राइट एंगल पर होते हैं। क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट लगा होता है। क्रॉस स्लाइड व्हील को घुमाने पर क्रॉस स्लाइड लेथ एक्सिस से राइट एंगल पर मूव करती है। कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड से कनेक्ट रहती है। इसका एक सर्कुलर बेस होता है जिस पर एंगुलर ग्रेजुएशन मार्क्स बने होते हैं। टेपर काटते समय कंपाउंड रेस्ट को रिक्वायर्ड एंगल पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टूल पोस्ट। टूल पोस्ट कंपाउंड स्लाइड के ऊपर लगा होता है। टूल पोस्ट का प्रयोग टूल को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। लैथ मशीन पर विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज किए जाते हैं। टूल पोस्ट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सिंगल स्क्रू टूल पोस्ट, 4-वे टूल पोस्ट। सिंगल स्क्रू टूल पोस्ट में एक राउंड बार होती है जिसके बीच में एक स्लॉटेड
होल होता है। इस स्लॉटेड होल में टूल को सेट स्क्रू से टाइट कर दिया जाता है। सिंगल स्क्रू टूल पोस्ट में एक बार में एक ही टूल फिट किया जा सकता है। 4-वे टूल पोस्ट। इस टूल पोस्ट में 4 खुली सतहें होती हैं, जिससे इसमें एक ही बार में 4 तरह के टूल्स लगाए जा सकते हैं। इसके ऊपर बीच में एक लॉकिंग बोर्ड लगा होता है, जिसके द्वारा किसी भी टूल को आगे ऑपरेशन के लिए लाकर लॉक किया जा सकता है। इस टूल पोस्ट के प्रयोग से मशीनिंग में कम समय लगता है, क्योंकि टूल को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। नंबर 6, फीड मैकेनिज्म। कैरिज और क्रॉस स्लाइड को ऑटोमेटिक तथा उनकी डायरेक्शन को बदलने के लिए कई सारे मैकेनिज्म लगे होते हैं। इसमें 2 मुख्य फीड मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट, टम्बलर गियर अरेंजमेंट एंड सेकंड, एप्रन मैकेनिज्म। टम्बलर गियर अरेंजमेंट। टम्बलर गियर 2 छोटे पिनियन होते हैं जो हेड स्टॉक के अंदर एक ब्रैकेट पर लगे होते हैं। इनकी पोजीशन स्पिंडल गियर के जस्ट नीचे होती है। टम्बलर गियर का प्रयोग कैरिज को ऑटोमेटिक फीड में आगे या पीछे ले जाने के लिए किया जाता है। टम्बलर गियर की ब्रैकेट को 3 पोजीशन में सेट कर सकते हैं: न्यूट्रल, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ब्रैकेट को न्यूट्रल पोजीशन पर रखने पर टम्बलर गियर स्पिंडल गियर से डिस्कनेक्ट रहते हैं, जिससे कैरिज फ्री रहता है और उसको हैंड फीड के द्वारा आगे या पीछे ले जाया जा सकता है। ब्रैकेट को फॉरवर्ड पोजीशन पर रखने पर टम्बलर गियर स्पिंडल गियर से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे लीड स्क्रू और फीड रॉड घूमने लगती है, जिससे कैरिज हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ ऑटोमेटिक फीड में चलने लगती है। ब्रैकेट को रिवर्स पोजीशन पर सेट करने पर लीड स्क्रू और फीड रॉड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिससे कैरिज टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ ऑटोमेटिक फीड में चलने लगती है। इस प्रकार कैरिज हैंड फीड और ऑटोमेटिक फीड में चलाई जा सकती है। दूसरा मैकेनिज्म है एप्रन मैकेनिज्म। एप्रन कैरिज से अटैच रहती है। एप्रन के द्वारा क्रॉस स्लाइड और कैरिज को पावर फीड और हैंड फीड दी जाती है। एप्रन के ऊपर एक फीड सेलेक्टिंग लीवर लगा होता है, जिसे न्यूट्रल, अप एंड डाउन 3 पोजीशन पर सेट कर सकते हैं, जिससे 3 प्रकार के मूवमेंट मिलते हैं। फर्स्ट, हैंड फीड और पावर फीड टू कैरिज। सेकंड, हैंड फीड और पावर फीड टू क्रॉस स्लाइड। थर्ड, पावर फीड टू कैरिज फॉर थ्रेड कटिंग। नंबर 7, लीड स्क्रू। लीड स्क्रू एक लंबी शाफ्ट होती है जिस पर चूड़ियां कटी होती हैं। लीड स्क्रू के ऊपर एकमा थ्रेड कटी होती हैं। लीड स्क्रू का प्रयोग थ्रेड काटते समय कैरिज को हेड स्टॉक की तरफ तथा हेड स्टॉक से दूर ले जाने के लिए किया जाता है। नंबर 8, फीड रॉड। फीड रॉड लीड स्क्रू के पैरेलल लगी होती है। इसकी पूरी लंबाई में एक कीवे कटा होता है। स्पिंडल से टम्बलर गियर और गियर ट्रेन के द्वारा फीड रॉड को पावर ट्रांसफर की जाती है। फीड रॉड का प्रयोग कैरिज और क्रॉस स्लाइड को फीड देने के लिए किया जाता है जब थ्रेड नहीं काटी जा रही हो। थ्रेड काटते समय कैरिज को ऑटोमेटिक फीड देने के लिए लीड स्क्रू का प्रयोग होता है, जबकि बाकी किसी भी ऑपरेशन में कैरिज को ऑटोमेटिक फीड देने के लिए फीड रॉड का प्रयोग किया जाता है। लैथ मशीन से
एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कोई भी टॉपिक या पार्ट मिस न हो, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए जानते हैं लैथ मशीन कितने प्रकार की होती हैं। लैथ मशीनों को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, स्पीड लैथ। इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं वुड वर्किंग लैथ, सेंटरिंग लैथ, पॉलिशिंग लैथ, मेटल स्पिनिंग लैथ। सेकंड, इंजन लैथ, इसे सेंटर लैथ भी कहते हैं। थर्ड, बेंच लैथ। फोर्थ, टूल रूम लैथ। फिफ्थ, सेमी ऑटोमेटिक लेथ। इसके एग्जाम्पल हैं कैपिस्टन लेथ, टरेट लेथ। सिक्स्थ, ऑटोमेटिक लेथ। सेवन, स्पेशल पर्पज लेथ। इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं व्हील लेथ, गैप बेड लेथ, टी लेथ, डुप्लीकेशन लेथ। आइए अब आपको इन मशीनों के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। सबसे पहले स्पीड लेथ। स्पीड लेथ का स्पिंडल बहुत ही अधिक स्पीड पर घूमता है। इसका स्पिंडल लगभग 1200 से 3600 आरपीएम यानी चक्कर प्रति मिनट पर घूमता है। इसीलिए इन्हें स्पीड लेथ कहते हैं। इसमें हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड और एक टूल स्लाइड होता है। इसमें लीड स्क्रू, फीड रॉड और एप्रन जैसे पार्ट नहीं होते हैं। स्पीड लेथ के मुख्य एग्जाम्पल हैं वुड वर्किंग लेथ, सेंटरिंग लेथ, पॉलिशिंग लेथ, स्पिनिंग लेथ। वुड वर्किंग लेथ का प्रयोग लकड़ी के सिलेंड्रिकल पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे चारपाई के लेग्स बनाने के लिए। सेंटरिंग लेथ का प्रयोग सेंटर ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। पॉलिशिंग लेथ का प्रयोग बर्तनों की पॉलिश करने के लिए किया जाता है। पॉलिशिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस होती है जिसमें पार्ट्स को स्मूथ और चमकदार बनाया जाता है। स्पिनिंग लेथ का प्रयोग चादरों से बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न धातुओं की शीट मेटल्स प्रयोग की जाती है, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, टीन आदि। सेकंड, इंजन लेथ या सेंटर लेथ। इन मशीनों को पहले स्टीम इंजन से चलाया जाता था, इसीलिए इन्हें इंजन लेथ कहते हैं। इन्हीं मशीनों में टर्निंग ऑपरेशन करते समय वर्कपीस को 2 सेंटरों के बीच पकड़ते हैं, इसीलिए इन्हें सेंटर लेथ भी कहते हैं। ये मशीनें विभिन्न इंडस्ट्रीज और वर्कशॉप्स में बहुत अधिक प्रयोग की जाती हैं। थर्ड, बेंच लेथ। बेंच लेथ एक छोटी लेथ मशीन होती है जिसे बेंच के ऊपर माउंट किया जाता है, इसीलिए इसे बेंच लेथ कहते हैं। इसका प्रयोग छोटे छोटे जॉब बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्रीसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स बनाने के लिए भी किया जाता है। फोर्थ, टूल रूम लेथ। टूल रूम लेथ इंजन लेथ की तरह ही होती है, लेकिन इसे अधिक एक्यूरेट बनाया जाता है। टूल रूम लेथ को विभिन्न स्पिंडल स्पीड पर चलाने योग्य बनाया जाता है। इसका प्रयोग प्रीसाइज वर्क जैसे टूल्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स और गेजेस बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 5, सेमी ऑटोमेटिक लेथ। टरेट और कैपिस्टन लेथ को सेमी ऑटोमेटिक लेथ्स कहा जाता है। इनका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। इसमें कुछ ऑपरेशन ऑटोमेटिक होते हैं तथा कुछ ऑपरेशन मैनुअल किए जाते हैं, इसीलिए इसे सेमी स्किल्ड ऑपरेटर भी चला सकता है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। इनमें 2 टूल पोस्ट होते हैं, 4-वे टूल पोस्ट और रियर टूल पोस्ट। 4-वे टूल पोस्ट पर 4 टूल एक साथ बांधे जा सकते हैं। रियर टूल पोस्ट पर पार्टिंग टूल लगा सकते हैं। इसमें टेल स्टॉक नहीं होता है।
टेलेस्टॉक की जगह एक हेक्सागोनल टरेट लगा होता है, जिसमें कम से कम 6 टूल लगाए जा सकते हैं। इन मशीनों में बिना टूल की सेटिंग बदले बहुत सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं, इसीलिए इन मशीनों पर मशीनिंग में कम समय लगता है। टरेट और कैपिस्टन लेथ्स कैसे वर्क करती हैं, टरेट और कैपिस्टन लेथ में क्या अंतर होता है, इसको हम अलग वीडियो में समझाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 6, ऑटोमेटिक लेथ्स। इन मशीनों में पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। जैसे सभी प्रकार की CNC मशीन्स। इन मशीनों को मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। मास प्रोडक्शन क्या होता है? जब एक ही प्रकार के पार्ट्स अधिक क्वांटिटी में बनाए जाते हैं तो उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। इन मशीनों पर टूल्स की बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ती, इसलिए इन्हें सेमी स्किल्ड ऑपरेटर भी चला सकते हैं। इन मशीनों पर कार्य करते समय ऑपरेटर के पास जॉब को लोडिंग करने और अनलोडिंग करने के अलावा कोई और कार्य नहीं होता है, इसीलिए एक ऑपरेटर एक से अधिक मशीनें एक साथ चला सकता है, जिससे इन मशीनों पर पार्ट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है। नंबर 7, स्पेशल पर्पस लेथ। इन मशीनों का प्रयोग स्पेशल टाइप के जॉब्स बनाने के लिए किया जाता है, जिन जॉब्स को स्टैंडर्ड लेथ्स पर नहीं बनाया जा सकता। जैसे व्हील लेथ रेल के पहिए बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। गैप बेड लेथ का प्रयोग बहुत बड़े डायमीटर वाले जॉब्स को बनाने के लिए किया जाता है। टरेट लेथ का प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। कॉपीइंग लेथ का प्रयोग कर्व्ड प्रोफाइल वाले जॉब्स को अधिक मात्रा में बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जिस पार्ट्स को बनाना होता है उसका पहले एक पैटर्न बनाते हैं। इन मशीनों में एक स्टाइलस लगा होता है जो पैटर्न के प्रोफाइल को ऑपरेशन करते समय टूल को ट्रांसफ़र करता है, जिससे पैटर्न के प्रोफाइल जैसा पार्ट्स बनकर तैयार हो जाता है। ये मशीनें पैटर्न के प्रोफाइल की कॉपी करती हैं, इसीलिए इन्हें कॉपीइंग मशीन कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि लेथ मशीन पर क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं। लेथ मशीन वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली मशीन है। इस पर लगभग 14 ऑपरेशंस किए जाते हैं। अब हम आपको इन सभी ऑपरेशंस के बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे। फर्स्ट, फेसिंग। फेसिंग ऑपरेशन के द्वारा जॉब के बाहरी सिरे को उसकी एक्सिस के साथ समकोण पर समतल किया जाता है। इस क्रिया में टूल को जॉब के सेंटर से बाहर की ओर लाते हैं तो उस समय फिनिश फेसिंग होती है, और जब टूल को बाहर से सेंटर की तरफ ले जाते हुए कटिंग करते हैं तो उसे रफ फेसिंग होती है। फिनिश फेसिंग में कटिंग स्पीड रफ फेसिंग की कटिंग स्पीड से 2 गुना अधिक रखी जाती है। फेसिंग के द्वारा जॉब की एक्यूरेट लंबाई भी तैयार की जाती है। फेसिंग करते समय टूल को टूल पोस्ट से अधिक बाहर न निकालें और टूल को अच्छी तरह से क्लैंप करें। फेसिंग स्टार्ट करने से पहले टूल को जॉब के सेंटर की ऊंचाई पर सेट कर लें। यदि टूल की सेटिंग जॉब के सेंटर से ऊपर या नीचे होगी तो जॉब के सेंटर में मटेरियल छूट जाएगा, जिससे डिफेक्टेड पीस बनेगा। इस डिफेक्ट को ए पिप इन द सेंटर कहते हैं। सेकंड, टर्निंग। टर्निंग ऑपरेशन के द्वारा वर्क पीस की सतह से एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाकर रिक्वायर्ड शेप एंड साइज की सिलेंड्रिकल शेप्स बनाई जाती हैं। टर्निंग 2 प्रकार की होती है, प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग।
ए प्लेन टर्निंग। प्लेन टर्निंग को स्ट्रेट टर्निंग, समांतर टर्निंग या सिलेंड्रिकल टर्निंग भी कहते हैं। इसमें जॉब की पूरी लंबाई में व्यास एक समान व समांतर होता है। छोटे जॉब्स को चक में बांधकर टर्निंग करते हैं और लंबे जॉब को सेंटर्स के मध्य बांधकर टर्निंग की जाती है। जॉब का साइज बनाए जाने वाले साइज के नज़दीक लाने के लिए पहले उस पर रफ टर्निंग की जाती है। उसके बाद फिनिश टर्निंग करके जॉब को एक्यूरेट साइज में बनाया जाता है। फिनिश टर्निंग में कट की गहराई बहुत ही कम रखी जाती है और फिनिश टर्निंग में कटिंग स्पीड रफ टर्निंग की कटिंग स्पीड से 1.5 से 2 गुना अधिक रखी जाती है। बी स्टेप टर्निंग। जब एक ही जॉब के अलग अलग लंबाई में अलग अलग डायमीटर के स्टेप्स बनाए जाते हैं तो उसे स्टेप टर्निंग कहते हैं। इसमें जॉब को 2 केंद्रों के मध्य या चक में पकड़कर स्टेप टर्निंग की जाती है। थर्ड, चैम्फरिंग। चैम्फरिंग ऑपरेशन में कटिंग टूल द्वारा जॉब के फेस के किनारे को तिरछा किया जाता है। यह क्रिया फॉर्मिंग टूल के द्वारा की जाती है या कंपाउंड स्लाइड पर बंधे कटिंग टूल को 30 डिग्री से 45 डिग्री के कोण पर सेट करके की जाती है। चैम्फरिंग का मुख्य उद्देश्य जॉब के वर्स और शार्प कॉर्नर्स को हटाना है। जॉब पर थ्रेड काटने के बाद चैम्फरिंग जरूर करनी चाहिए, जिससे थ्रेड किए हुए पार्ट पर नट आसानी से चढ़ जाता है। चैम्फरिंग ऑपरेशन पार्ट्स को सुंदर दिखने के लिए भी किया जाता है। इसलिए जब भी आप जॉब बनाएं तो शार्प एजेस को चैम्फर जरूर करें, जिससे जॉब देखने में अच्छा लगेगा। नंबर 4, ग्रूविंग। किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब की सतह पर खांचे बनाने की क्रिया को ग्रूविंग कहते हैं। ग्रूविंग करने के लिए कटिंग टूल के कटिंग एज को ग्रूव की आकृति के अनुसार ग्राइंड कर लेते हैं। ग्रूव 3 तरह के हो सकते हैं: स्क्वायर ग्रूव, राउंड ग्रूव या वी ग्रूव। नंबर 5, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग ऑपरेशन में जॉब की सतह को कॉनकेव, कॉन्वेक्स या अलग किसी आकृति में बनाया जाता है। इसके लिए फॉर्मिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, नर्लिंग। नर्लिंग ऑपरेशन में सिलेंड्रिकल वर्कपीस की सतह पर विभिन्न प्रकार की शेप्स के पैटर्न इम्बोस किए जाते हैं। नर्लिंग ऑपरेशन के लिए जो टूल प्रयोग किया जाता है उसे नर्लिंग टूल कहते हैं। नर्लिंग टूल होल्डर में हार्डन्ड स्टील के 1 या 2 रोलर्स लगे होते हैं। रोलर्स के ऊपर अलग अलग नर्लिंग पैटर्न्स बने होते हैं। नर्लिंग पैटर्न्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्ट्रेट नर्लिंग, क्रॉस नर्लिंग और डायमंड नर्लिंग। नर्लिंग करते समय स्पिंडल स्पीड बहुत कम रखी जाती है। नर्लिंग की अच्छी फिनिशिंग के लिए सॉल्युबल ऑयल या कटिंग ऑयल कूलेंट के रूप में प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं जॉब पर नर्लिंग क्यों की जाती है। नर्लिंग करने का मेन उद्देश्य पार्ट को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। नर्लिंग जॉब को सुंदर बनाने के लिए भी की जाती है। शाफ्ट और होल की प्रेस फिटिंग करने के लिए शाफ्ट के डायमीटर को बड़ा बनाने के लिए भी नर्लिंग की जाती है, जिससे टाइट फिटिंग प्राप्त की जा सके। नंबर 7, अंडर कटिंग। अंडर कटिंग ऑपरेशन जॉब की छोटी लंबाई में डायमीटर को कम करने के लिए किया जाता है।
अंडर कटिंग का मुख्य उपयोग जॉब को परफेक्ट फिट करने के लिए किया जाता है। जैसे बोल्ट के थ्रेडेड पोर्शन के अंत में अंडर कट लगाने से नट पूरी तरह से लास्ट तक फिट हो जाता है। अंडर कटिंग और पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन के लिए पार्टिंग टूल्स यूज किए जाते हैं। पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? लैथ मशीन पर जॉब को तैयार करने के बाद उसे निश्चित लंबाई में टूल द्वारा काटने की क्रिया को पार्टिंग ऑफ कहते हैं। नंबर 8, इसेंट्रिक टर्निंग। यदि किसी सिलेंड्रिकल जॉब में 2 या 2 से अधिक एक्सिस हों और व्यास भी अलग अलग हों तो इस प्रकार की टर्निंग को इसेंट्रिक टर्निंग कहते हैं। दोनों एक्सिस के बीच के अंतर को ऑफसेट कहते हैं। इसेंट्रिक टर्निंग का उपयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए किया जाता है, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट। नंबर 9, टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग ऑपरेशन में टेपर जॉब तैयार किए जाते हैं जिनका एक सिरे का डायमीटर बड़ा और दूसरे सिरे का डायमीटर छोटा होता है। टेपर टर्निंग करने के लिए कई मेथड्स होते हैं, जैसे फॉर्म टूल मेथड, कंपाउंड रेस्ट मेथड, टेलीस्टॉक सेट ओवर मेथड, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, कंबाइंड फीड मेथड आदि। इन सभी मेथड से टेपर टर्निंग कैसे की जाती है इसे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 10, थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग लैथ मशीन पर किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। लैथ मशीन पर लीड स्क्रू की सहायता से या चेजर की सहायता से चूड़ियां काटी जाती हैं। थ्रेड कटिंग का पूरा प्रोसेस हम प्रैक्टिकल वाली वीडियो में दिखाएंगे। नंबर 11, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग ऑपरेशन में जॉब के सेंटर में ड्रिल द्वारा सुराख किया जाता है। इसमें ड्रिल को टेलीस्टॉक के स्पिंडल में फिट किया जाता है। टेलीस्टॉक के हैंड व्हील को फीड देकर ड्रिलिंग की जाती है। नंबर 12, बोरिंग। ड्रिल द्वारा किए हुए सुराख को बड़ा करने के लिए बोरिंग ऑपरेशन किया जाता है। यह ऑपरेशन बोरिंग टूल के द्वारा किया जाता है। नंबर 13, रीमिंग। ड्रिल द्वारा किए हुए सुराखों को शुद्ध साइज में फिनिश करने के लिए रीमिंग की जाती है। रीमिंग करने के लिए मशीन रीमर का प्रयोग किया जाता है जिसे लैथ मशीन के टेलीस्टॉक में फिट किया जाता है। नंबर 14, टैपिंग। लैथ मशीन पर टैप द्वारा अंदरूनी चूड़ियां काटी जाती हैं। टैपिंग करते समय टैप को लैथ मशीन के टेलीस्टॉक के स्पिंडल में फिट किया जाता है। आइए जानते हैं लैथ मशीन पर कार्य करते समय जॉब को पकड़ने के लिए कौन कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती हैं। जॉब की शेप, लेंथ, डायमीटर, वेट और जॉब पर टर्निंग करने की लोकेशन के अनुसार अलग अलग होल्डिंग डिवाइस प्रयोग की जाती हैं। कुछ मुख्य जॉब होल्डिंग डिवाइसेस हैं चक्स, फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट, कैच प्लेट, कैरिजेस, मैंड्रल, सेंटर्स और रेस्ट्स। इन सभी जॉब होल्डिंग डिवाइसेस की डिटेल जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें।